आ जाए अगर कोई तो दुश्मन को ललकारे थी। जब दुर्गावती रण में निकली तब दोनों हाथों में तलवारें थी। दोनों हाथों वह रणचंडी कसकर तलवार चलाती थी। दुश्मन की सेना पर चढ़कर घनघोर कहर बरपाती थी। जी हाँ दोस्तों, यह पंक्तियां एक ऐसी वीरांगना के लिए हैं जिन्होंने अपने साहस, त्याग, बलिदान और कुशल नेतृत्व के लिए अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही शख्सियत की जिनकी गणना भारतीय वीरांगनाओं की श्रेणी में तो होती ही है, बल्कि उनके शौर्य से आज भी समस्त हिंदुस्तान गौरवान्वित हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है विरत दुबे और आज हम बात करेंगे उस वीरांगना के बारे में जिसे हम इतिहास में रानी दुर्गावती के नाम से जानते हैं। रानी दुर्गावती महोबा के प्रसिद्ध चंदेल वंश की वंशज और गढ़ा कंटका के गोंड साम्राज्य की रानी थी। उन्होंने बड़े साहस और कुशल नेतृत्व से मुगल साम्राज्य की ताकत का सामना किया। उन्होंने अपने समय की कई अन्य महिलाओं की तरह ही दुश्मन के हाथों में पड़ने के बजाय मौत को गले लगाना स्वीकार किया। कलिंजर के किले में 1524 ईस्वी की दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण ही उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही वह तेज, साहस, धैर्य, शौर्य, योग्यता और सुंदरता के कारण उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। उनका नाम प्रचंड रूप वाली हिंदू देवी दुर्गा के नाम पर रखा गया था। दुर्गावती स्वयं दुर्गा का मानव अवतार भी साबित हुई। दोस्तों, दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को कलिंजर में हुआ था। वे कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थी, जिनका साम्राज्य वर्तमान में उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले में स्थित मध्यकालीन भारत के सबसे अभेद्य किले में से एक था। यह किला उनके पिता रथ और महोबा के राजा एवं प्रसिद्ध चंदेल शासक सालाबन के नियंत्रण में था, जिन्होंने खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था एवं महमूद गजनवी के हमलों को भी रोका था। राज परिवार से होने और महाराजा कीर्ति सिंह की इकलौती संतान होने के कारण महारानी दुर्गावती का लालन पालन एवं शिक्षा एक योग्य उत्तराधिकारी राजकुमार की तरह ही किया गया था। अपने बचपन में दुर्गावती ने घुड़सवारी, तलवारबाजी, मल्लयुद्ध तथा तीरंदाजी में महारत हासिल किया था। यही नहीं, उन्होंने अपने पिता के साथ रहकर शासन और प्रशासन की बारीकियों के साथ साथ कूटनीति को भी खूब करीब से समझा था। दोस्तों, शिक्षण और प्रशिक्षण के बाद तत्कालीन रीति रिवाजों से महज 18 साल की उम्र में सन 1542 में रानी दुर्गावती का विवाह गढ़ा कंटका के राजा गोंड राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था, जिनसे दो शाही परिवारों के बीच एक गठबंधन मजबूत हो गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गढ़ा कंटक राज्य का उदय कैसे हुआ? तो आइए जानते हैं इस साम्राज्य के बारे में संक्षिप्त से। ये बात उस दौर की है जब भारत पर दिल्ली सुल्तान का शासन हुआ करता था, लेकिन 1398 में तैमूर के आक्रमण के बाद जब इस क्षेत्र में सल्तनत सुल्तान के शासक नाम मात्र के बचे रह गए, तो उनके अवशेषों को राजा यादव राय द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। तब मध्य भारत में गढ़ा कंडगा, जिसे बाद में गढ़मंडल के नाम से जाना गया, नामक एक छोटा सा साम्राज्य उभरा। राज्य का नाम गढ़ा नामक एक प्रमुख शहर और जबलपुर से 4 मील पश्चिम में स्थित कंडगा नाम के एक गांव से लिया गया था। संग्राम शाह के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ यह राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश में मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, भोपाल, सागर और दमोह जिलों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में फैला हुआ है। इसमें रणनीतिक तौर पर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बनाए गए कुल 52 किले थे। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना आप सबको दे देना चाहता हूं। स्टडी IQ IAS हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए 2024-25 और 2026 की तैयारी के लिए लेकर आया है P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जिसमें आपको प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन और फिर एडवांस स्तर तक की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स, PPTs और प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, अब इन बैचेस को उनकी वैलिडिटी के आधार पर शुल्क देते हुए 3 पैकेजेस यानी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम में से किसी भी एक रूप में परचेज किया जा सकता है। किसी भी पैकेज में एडमिशन लेने के लिए आपको विरद लाइव कोड का यूज करना होगा। आगामी बैच 23 अक्टूबर से सुबह 8 बजे से प्रारंभ होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, रानी दुर्गावती की शादी के महज 6 वर्ष बाद ही उनके पति महाराजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई सन 1548 में। यह एक ऐसा समय था जहां एक ओर उन्होंने अपने नाबालिग बच्चे और परिवार को संभाला था,
तो दूसरी ओर पति द्वारा छोड़े गए साम्राज्य को पुनः सशक्त करने की उनके सामने चुनौती भी थी। रानी ने सबसे पहले अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण को महाराजा दलपत शाह का उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद रानी दुर्गावती ने गद्दी पर बैठे वीर नारायण के साथ खुद सरकार की बागडोर भी संभाली, जिसमें उन्होंने दीवान आधार कायस्थ और मंत्री मान ब्राह्मण का भरपूर सहयोग प्राप्त किया। ये दोनों रानी दुर्गावती के बहुत ही योग्य मंत्री थे, जिनकी सहायता से रानी दुर्गावती ने राज्य का प्रशासन किया और उस साम्राज्य को इतना समृद्ध कर दिया कि लोग सोने के सिक्के और हाथी देकर कर का भुगतान करने लगे। लेकिन दोस्तों, ये सब जितना सुनने में आसान लग रहा है, उतना आसान था नहीं। रानी दुर्गावती के शासन की बागडोर हाथ में लेने के कुछ ही वर्षों बाद जब दिल्ली की गद्दी पर बैठे बादशाह शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, तो शुजा खान ने मालवा पर कब्जा कर लिया और 1556 में अपने बेटे बाज बहादुर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। सिंहासन पर चढ़ने के बाद बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती के गोंडवाना पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती और उनके साम्राज्य को कमजोर समझने की जो कोशिश की, उसका हर्जाना उसे इस आक्रमण में भारी नुकसान के साथ उठाना पड़ा था। इसका प्रमाण हमें एक समकालीन फारसी स्रोत तारीख के फरिश्ता में मिलता है। इसके अनुसार दुर्गावती ने मालवा के शासक बाज बहादुर को खदेड़ दिया था, जिसने 1555 और 1560 के बीच उनके राज्य पर हमला किया था। दोस्तों, रानी दुर्गावती ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए कई प्रयास किए। जैसे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने रानीताल, चेरीताल और आधार ताल जैसे जलाशयों का निर्माण भी किया, जिससे वहां रहने वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर उत्पादन में वृद्धि किया जा सके। यही नहीं, रानी शिक्षा और ज्ञान को प्रोत्साहन भी देती थी और उन्होंने आचार्य विट्ठल नाथ को गढ़ा में पुष्टि मार्ग पंथ का एक केंद्र स्थापित करने की अनुमति भी दी थी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक सुदृढ़ साम्राज्य के लिए सीमाओं को सुरक्षित होना और एक सशक्त सेना का होना अति आवश्यक है, और यह बात रानी दुर्गावती भी भली भांति जानती थी। इसीलिए रानी दुर्गावती ने अपने राज्य की सीमाओं को सुदृढ़ भी किया। विद्रोहियों को कुचलने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। उनका राज्य पूर्व से पश्चिम तक 300 मील और उत्तर से दक्षिण तक 160 मील के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें नगर, शहर और मजबूत किले शामिल किए गए थे। यहाँ की आबादी में मुख्य रूप से गोंड जनजाति के लोग शामिल थे, जो गांव में रहते थे। कुल 23,000 गांवों में से लगभग 12,000 सीधे रानी के अधीन थे, जबकि बाकी उनके जागीरदारों के अधीन थे। 20,000 घुड़सवारों और 1,000 युद्ध के हाथियों और पैदल सैनिकों की मजबूत टुकड़ी से लैस सेना की मदद से इन सब पर नियंत्रण स्थापित करती थी। अपने राज्य के एकीकरण के कारण रानी मुगल साम्राज्य के नजदीक आ गई। इसी समय मुगल सम्राट अकबर भी अपने राज्य के विस्तार की तैयारी में लगे हुए थे। दोस्तों, रानी दुर्गावती की सबसे बड़ी अदावत मुगलों के साथ थी। इसकी शुरुआत कुछ 1562 के आसपास हुई, जब 1562 में अकबर ने बाज बहादुर को पराजित किया और मालवा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। तब मुगलों की सीमा का विस्तार गढ़कंटका की सीमाओं के आसपास आ पहुंचा। इसके साथ साथ ही मुगल सेनापतियों ने रीवा और पन्ना के राज्यों पर भी कब्जा कर लिया था। अब मुगल सेना कुछ ही समय में रानी दुर्गावती के दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। दोस्तों, इसी बीच कड़ा मानिकपुर के मुगल सूबेदार आसफ खान ने रानी से मित्रता की और लोगों के बीच व्यापारिक संबंध बहाल किए। इस दौरान उसने जासूसों के माध्यम से रानी की सेना और खजाने की जानकारी एकत्रित की। जल्द ही उन्होंने सीमावर्ती गांवों पर छापे मारने शुरू किए और 1564 में रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला कर दिया। 10,000 घुड़सवारों, पैदल सैनिकों और तोपखाने वाली एक बड़ी शाही सेना से लैस आसफ खान गढ़ा कंटका में चढ़ाई करके दमोह पहुंच गया। यह समय रानी और उसके राज्य दोनों के लिए बहुत ही कठिन था। आक्रमण के दौरान रानी दुर्गावती के कुछ सैनिक देहात में आ गए थे, जबकि कुछ छुट्टी पर थे। हालांकि परिस्थितियों को देखते हुए उनके मंत्री आधार ने उन्हें किसी भी लड़ाई में न पड़ने की सलाह दे दी थी, लेकिन यह रानी को कतई स्वीकार नहीं था और उन्होंने फैसला लिया कि हार और अपमान के साथ जीने से प्रतिष्ठा के साथ मरना बेहतर होगा। दोस्तों, इस कठिन परिस्थिति में भी रानी ने मुश्किल से 500 सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ लड़ना शुरू किया। पहाड़ियों और घने जंगलों को पार करती हुई और रास्ते में पुरुषों को इकट्ठा करती हुई वे नरही नामक गांव में पहुंच गईं। यह रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान था, जो एक तरफ से ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था और दूसरी तरफ दो नदियों नर्मदा और गौर से इस स्थान में प्रवेश और निकास दोनों ही बहुत कठिन थे।
दुर्गावती ने यहाँ अपनी सेनाओं के साथ मोर्चाबंदी कर दी। आसफ खान कुछ समय के लिए रानी का ठिकाना पता लगाने में असमर्थ रहा, किंतु आखिरकार जब उसे पता चला तो वह नरही पहुंच गया। यह देखकर रानी दुर्गावती ने अपने सैनिकों के साथ एक बैठक बुलाई और कहा कि उनके लिए अधिक समय तक छिप पाना संभव नहीं होगा, इसलिए उन्हें लड़ाई करना ही होगा। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई उनके निर्णय से असहमत है तो उस व्यक्ति को जाने दिया जाएगा। दोस्तों, रानी दुर्गावती के शब्दों में इतनी ताकत थी कि उनके 5,000 सैनिकों ने वहीं रुककर उनके आदेशों का पालन करने का फैसला कर लिया। अगले दिन मुगल सैनिकों ने घाटी के उन सिरों पर कब्जा किया जो नरही की ओर जाया करते थे। रानी के युद्ध हथियारों से सेनापति अर्जन दास भाई दर्रे की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। यह सुनकर रानी स्वयं अपने सैनिकों को युद्ध में ले गईं और उस दिन उनकी रणनीति काम आ गई। उन्होंने अपने आदमियों को धीरे धीरे आगे बढ़ने का आदेश दिया ताकि दुश्मन दर्रे में प्रवेश कर सके। इसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को चारों ओर से उन पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी छोटी सेना मुगलों को हराने में सक्षम रही और दिन के खत्म होने तक दुश्मन के 300 सिपाही मारे गए, जबकि अन्य सिपाहियों को खदेड़ दिया गया। उसी रात उन्होंने युद्ध परिषद की एक और बैठक बुलाई। मुगलों पर रात में हमला करने का प्रस्ताव रखा गया। ऐसा करने से मुगलों को उनकी तोपें दर्रे के अंदर ले आने से रोका जा सकता था। हालांकि उनके सेनापति इसके लिए सहमत नहीं हुए। रानी की सोच सही साबित हुई, क्योंकि अगले दिन आसफ खान बड़ी तोपों के साथ दर्रे के अंदर आ गया। बहादुर रानी ने दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। अपने कवच से लैस और अपने पसंदीदा हाथी सरमन पर सवार होकर वे और उनका बेटा अपनी सेना का नेतृत्व करके मुगल सैनिकों को लगभग 3 बार पीछे ढकेलने में सक्षम रहे। लड़ाई दोपहर 3 बजे तक चल रही थी, जब तक कि वीर नारायण बुरी तरीके से घायल नहीं हो गए। उन्हें युद्ध के मैदान से हटना पड़ा, जबकि रानी तब तक लड़ती रहीं जब तक कि वो 2 तीरों से घायल नहीं हो गई। एक उनकी दाहिनी कनपटी में और दूसरा उनकी गर्दन में जा लगा था। तीरों को बाहर निकालने के बावजूद भी वो बेहोश हो गई। होश में आने पर उन्होंने महसूस किया कि दिन बीत चुका था। उन्होंने अपने हाथी चालक आधार बघेला को अपने खंजर से मार डालने के लिए कहा। बघेला ने मना किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की पेशकश की। रानी को एहसास हुआ कि वे बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगी और जल्द ही दुश्मन के हाथों पकड़ी जाएंगी। फिर उन्होंने अपना ही खंजर निकाला और अपने सीने में घोंप लिया। इस प्रकार 24 जून 1564 को बहादुर रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई। उन्होंने दुश्मन द्वारा अपमानित होने के बजाय मृत्यु को गले लगाना ज्यादा उचित समझा। जबलपुर के करीब 12 मील दूर एक सकरे पहाड़ी दर्रे में उनके सैनिकों ने उनका अंतिम संस्कार किया और इस तरह महान वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने साहस, शौर्य, जज्बा और बलिदान की भावना से भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को अमर कर लिया। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उनके कई अनुयायियों ने उसके तुरंत बाद ही मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन आसफ खान को गढ़ा में अपनी स्थिति मजबूत करने में 2 और महीने लग गए। इसके बाद उसने चौड़ागढ़ की राजधानी को घेरा, जिसे वीर नारायण ने अपनी बहादुरी से अंत तक बचाया हुआ था, और अंत में वह अपने सैनिकों को किले से बाहर निकाल कर ले गए और लड़ते हुए मारे गए, जबकि महिलाओं ने उसी समय जौहर कर लिया। आसफ खान ने राजधानी पर कब्जा किया और खजाने को लूट लिया। आसफ खान ने लूटे हुए खजाने को अपने पास रोककर अपनी स्वच्छंदता का दावा करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में अकबर के सामने उसे आत्मसमर्पण करना ही पड़ा। साम्राज्य को तब तक मुगल राज्यपालों द्वारा संभाला गया जब तक कि अकबर ने उसे वीर नारायण के चाचा और दलपत शाह के छोटे भाई चंद शाह को नहीं सौंप दिया, जिन्होंने मुगल आधिपत्य स्वीकार किया और भोपाल सहित कई क्षेत्रों को उनके अधीन मान लिया। इस तरह से महान साम्राज्य का एक गौरवपूर्ण इतिहास का अंत हो गया, लेकिन इतिहास में गढ़गंडका के इस स्वर्णिम काल को आने वाले युगों में अमर कर दिया गया है। दोस्तों, रानी दुर्गावती का व्यक्तित्व इतना समृद्ध और प्रेरणादायी है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती है। इसी उद्देश्य से सरकार ने कई प्रयास भी किए हैं। जबलपुर में बरेला के निकट जबलपुर मंडला मार्ग पर रानी दुर्गावती का स्मारक नरिया नाला के ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहां उनकी शहादत हुई थी। यहाँ हर साल 24 जून को एक समारोह आयोजित किया जाता है, जिसे रानी के सम्मान में बलिदान दिवस कहा जाता है। चौरागढ़ किला और मदन महल पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। सन 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया था
और उनके नाम पर यहाँ के एक संग्रहालय का भी नाम रखा गया था। 1988 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। 2018 में भारतीय तटरक्षक बल ने विशाखापट्टनम के अपने जिला मुख्यालय में ICGS रानी दुर्गावती नामक तीसरा तटवर्ती गश्ती पोत चालू किया। महारानी दुर्गावती के 500वीं जयंती के उपलक्ष्य पर मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची प्रतिमा सहित 100 करोड़ के स्मारक निर्माण की आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी। ये रानी दुर्गावती का पराक्रम है कि उसने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना और अनेक बार शत्रुओं को पराजित करते हुए अंततः 24 जून 1564 को बलिदान दिया था। दोस्तों, रानी की वीरता, साहस और शौर्य का कायल न तो केवल उनका राज्य था, बल्कि विरोधी भी उनके इस पराक्रम के मुरीद थे। तभी तो उनकी वीरता का गुणगान और रानी के साथ हुई मुगल मुठभेड़ को अबुल फजल, अकबर के इतिहासकार और अन्य फारसी लेखकों द्वारा प्रलेखित किया गया था। अबुल फजल ने दुर्गावती के बारे में ये लिखा था कि वे सुंदर, अनुग्रह, मर्दाना साहस और बहादुरी का एक मेल जोल थीं। दुर्गावती बंदूक और तीर चलाना जानती थीं और वे शिकार पर भी जाया करती थीं। दुर्गावती की कहानी को कई साल बाद ब्रिटिश कर्नल स्लीमैन ने भी लिखा था, जिसमें उन्होंने रानी को गढ़ा कंडगा पर शासन करने वाले सभी संप्रभुओं में से सबसे अधिक श्रद्धेय माना है। हालांकि रानी का सबसे स्थायी स्मारक लोगों की सामूहिक स्मृति है, जिसमें उन्हें बहुत सम्मानित नजरों से देखा जाता है। उनकी कहानी गीतों और कथाओं का लोकप्रिय विषय बन गई हैं। उनके माध्यम से वे हर दिन लोगों के दिलों में जीवित रहती हैं। ऐसी महान शासिका, अदम्य साहस वाली, कुशल नेतृत्व करने वाली वीरांगना को शत शत नमन करता हूँ। दोस्तों, आज का ये शख्सियत कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपने रानी दुर्गावती के जीवन से बहुत कुछ सीखा होगा। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।